प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में पहुंचे इंडोनेशिया। जकार्ता में प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री ने की पर्यटन और खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा। रांची के खेलगांव स्थित शूटिंग रेंज परिसर का किया औचक निरीक्षण। आधुनिकीकरण पर बल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर किया गया याद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कोडरमा में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेश कार्यालय में नेत्र जांच शिविर का आयोजन। और राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने थामी लोगों की रफ्तार। हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू में आज कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में आज इंडोनेशिया पहुंचे। जकार्ता हवाई अड्डे पर वहां के राष्ट्रपति ने खुद श्री मोदी की आगवानी की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति के स्नेहपूर्ण व्यवहार पर उनका आभार जताया। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान वे और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और साझेदारी को और गति देने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री का विमान जब इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में पहुंचा तो वहां की वायुसेना ने खास अंदाज में श्री मोदी की आगवानी की। इंडोनेशिया वायुसेना के फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया। हम देख सकते हैं कि जो मौजूदा वैश्विक परिस्थिति है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के प्रति जो भारत की प्रतिबद्धता है, उसको भी एक सशक्त रूप से सामने रखती भी नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से वहां रहने वाले भारतवंशी खासे उत्साहित हैं। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। श्री मोदी ने भी लोगों से गर्मजोशी के साथ मिले और हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज से विभागीय समीक्षा बैठकों का दूसरा चरण शुरू किया है। उन्होंने आज पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा की। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस बैठक में विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी क्षेत्रों को वाइब्रेंट बनाते हुए सशक्त करने के लिए जरूरी सुझाव और निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि 25 वर्ष का हमारा युवा झारखंड नए स्वरूप के साथ अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने की ओर चल पड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के खेलगांव स्थित टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज परिसर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शूटिंग रेंज परिसर की आधारभूत संरचनाओं के रखरखाव, शूटिंग उपकरणों, खिलाड़ियों की सुरक्षा, मानक और खेल सुविधाओं के अलावा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने शूटिंग रेंज परिसर के रखरखाव की बदहाल स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सीएम ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने और शूटिंग रेंज परिसर में सभी आवश्यक सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर बल दिया। मौके पर विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार भी उपस्थित रहे। जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को की आज जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का उनका विजन राष्ट्र निर्माण के हमारे संकल्प को नई ऊर्जा दे रहा है। प्रधानमंत्री ने उनके अमूल्य योगदान को समर्पित एक आलेख भी लिखा है। श्री मोदी ने इस आलेख में डॉक्टर मुखर्जी के उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर कार्यकाल की भी चर्चा की है।
श्री मोदी ने लिखा कि डॉक्टर मुखर्जी ने दामोदर घाटी निगम, सिंदरी उर्वरक संयंत्र और एक मजबूत औद्योगिक नीति जैसी पहलों के माध्यम से आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास की आधारशिला रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि देश की पारंपरिक खूबियों की अनदेखी न हो। राजधानी रांची समेत राज्य भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजुमदार धनबाद के सिंदरी स्थित HURL कारखाना के मुख्य द्वार के समक्ष आयोजित स्मरण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को अविस्मरणीय बताया, साथ ही उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें जयंती पर नमन किया। अन्य सांसदों ने भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सार्वजनिक जीवन का उद्देश्य राष्ट्र और समाज की निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। उनके आदर्श आज भी हमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने डॉक्टर मुखर्जी को आज बोकारो में स्मरण पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस सिलसिले में देवघर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कोडरमा में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू शामिल हुए। उन्होंने डोमचांच के स्थानीय कॉलेज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अभूतपूर्व बताया। कार्यक्रम के दौरान विधायक नीरा यादव समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। श्री साहू ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। एक सवाल के जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन में मतभेद साफ तौर पर दिख रहा है। सबसे वरिष्ठ मंत्री और कैबिनेट मंत्री जब अपने बयान दर्द के माध्यम से कर रहे हैं तब समझ सकते हैं कि सरकार में न तो मंत्री खुश है न विधायक खुश है, जनता तो खुश है ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जन विरोधी सरकार है और हम लोग तो बार बार करते आए हैं कि सरकार जनता के भला के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है। ये स्वार्थों का गठबंधन है। जहाँ स्वार्थ का गठबंधन होता है वहाँ पर राज्य और जनता का भला नहीं होता है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने आज सिटी सेंटर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें उनकी जयंती पर नमन किया। इस दौरान पार्टी के अन्य नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह समेत कई नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित नेत्र जांच शिविर में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेत्र जांच भी कराए तथा स्वास्थ्य की देखभाल का संदेश दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परिवहन विभाग में गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड की प्रिंटिंग का कार्य करने वाली गुड़गांव की रोजमाटा कंपनी के साथ राज्य सरकार का अनुबंध 22 फरवरी 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उसे 22 मार्च 2026 तक का विस्तार दिया था। इसके बावजूद पिछले लगभग 3 महीनों से बिना किसी वैध अनुबंधन और बिना अधिकृत एक्सटेंशन के वही कंपनी कार्य कर रही है और परिवहन विभाग द्वारा उसे करोड़ों रुपए की भुगतान भी किया जा रहा है। राज्य में जेपीएससी की हालिया प्रतियोगी परीक्षाओं और उनके परिणामों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की।
उन्होंने जेपीएससी की हालिया परीक्षाओं और परिणामों के पूरी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो भी इन्होंने किया है ये उच्च न्यायालय का अवमानना है। उच्च न्यायालय ने रिजल्ट निकालने कहा था पारदर्शी तरीके से। 3 मेंबर्स का जब सिग्नेचर नहीं है, सिर्फ एक चेयरमैन कर रहे हैं, यानी 3/4 सदस्यों जेपीएससी के इस रिजल्ट से सहमत नहीं थे। प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि सिविल सेवा परीक्षा में 103 पदों के लिए 2204 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, लेकिन कट ऑफ सार्वजनिक नहीं की गई और मेरिट सूची को लेकर भी कई सवाल सामने आए हैं। वहीं बैकलॉग पीटी परीक्षा में 832 अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। हमारा बड़ा प्रश्न है कि 97% लाना एग्जामिनेशन के एक्सपर्ट। हमने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन, पूर्व सदस्यों से भी बात की, उन्होंने कहा असंभव है साहब, ऐसा कभी होता ही नहीं कि किसी एक पेपर में 97% कोई लाए, और जहां हाईएस्ट कट ऑफ 80s में है, आप 97 कैसे लाए? ये छात्र क्वालिफाई कर गया। श्री शाहदेव ने जेपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही हालिया विवादित परीक्षाओं और परिणामों की भी स्वतंत्र जांच, कट ऑफ और मूल्यांकन प्रक्रिया का पूर्ण विवरण सार्वजनिक करने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ये भी खबरें आ रही, हालांकि यह पुष्ट नहीं है, कि जेपीएससी से जुड़े एक बड़े व्यक्ति के बेटा भी इसमें क्वालिफाई किया है। अगर जैसे ही हमें इसके बारे में डिटेल्स, प्रमाण, पुख्ता प्रमाण मिलेंगे, हम आपको बताएंगे। और उस व्यक्ति के जिम्मे ये पूरा सिस्टम था, वो निगरानी करना कि प्रश्न पत्र कहाँ छपते हैं, जो उत्तर है उसकी कहाँ जांच हो रही है। पुख्ता जानकारी के साथ हम आपके बीच में आएंगे। हवाई आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन सीबीआई जांच होनी होगी। सबसे पहले परीक्षा रद्द करें। मौके पर भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अजय राय और नीरज सिंह भी मौजूद रहे। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्य के चर्चित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। समन का अनुपालन करते हुए पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव आज निर्धारित समय पर रांची के हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ हुई। गौरतलब है कि ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े विषयों की जांच कर रही है। वहीं ईडी ने पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को भी पूछताछ के लिए कल तलब किया है। एजेंसी उनसे भी शराब घोटाले की जांच से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ करेगी। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज रांची स्थित परिसदन भवन में जनजातीय समाज से संबंधित 15 मामलों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं विधि सम्मत समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आशा लकड़ा ने कहा कि आयोग जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा तथा उनकी समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए सतत प्रतिबद्ध है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बीएलओ द्वारा उपलब्ध प्रपत्र को वोटर भर रहे हैं। अब तक बड़ी संख्या में इस दायित्व को खास और आम सबों ने पूरा किया, ताकि मतदाता सूची त्रुटि रहित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने भी आज यह प्रपत्र भरकर बीएलओ को सौंपा और सभी को एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। पीआईबी रांची के द्वारा नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति IMPCC की आज बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आए प्रतिनिधियों ने अपने विभाग की उपलब्धियों को साझा किया और आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। पीआईबी एवं सीबीसी रांची और भुवनेश्वर के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की चर्चा करते हुए सरकारी योजनाओं एवं जन कल्याणकारी पहलों को प्रभावी और आकर्षक ढंग से आमजन तक पहुंचाने पर बल दिया। इस दौरान विभिन्न इकाइयों के प्रमुख और प्रतिनिधि मौजूद रहे। धनबाद में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा संगठित आपराधिक गिरोहों की रीढ़ तोड़ने के उद्देश्य से पुलिस महकमा पूरी तरह से रेस नजर आ रहा है। इसी कड़ी में बोकारो प्रक्षेत्र के नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज समाहरणालय परिसर में जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आईजी ने जिले के अधिकारियों को संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने, थानों में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने और अपराधियों में खाकी का खौफ पैदा करने के कड़े निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के विजन के तहत पासपोर्ट सेवाओं को डिजिटल और नागरिक अनुकूल बनाया गया है।
दुमका में स्थापित पासपोर्ट सेवा केंद्र से अब संथाल परगना के 4 जिलों के लोगों को घर के करीब ही आसान और तेज सेवा मिल रही है। यह है दुमका प्रधान डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र, जहां दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और गुड्डा के हजारों लोगों को पासपोर्ट की सुविधा मिल रही है। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस केंद्र ने लोगों को रांची जाने की परेशानी से राहत दिलाई है। पाकुड़ जिले के सत्यम और जामताड़ा के अनीश बताते हैं कि ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन और पारदर्शी व्यवस्था ने पासपोर्ट बनवाना पहले से आसान और सुरक्षित बना दिया है। मैं पासपोर्ट ऑफिस आया था पासपोर्ट के लिए अप्लाई के लिए। मेरा अधिकतर डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे ही किया हुआ है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि डॉक्यूमेंट लाने का। बाकी सब वहाँ आराम से हो गए, यहाँ का सब चीज़ बढ़िया है। पहले पासपोर्ट बनाना बहुत टफ हुआ करता था, पर जब से ये यहाँ ऑफिस खुला है, इससे हमें इतना कन्वीनियंस हो गया है कि अब हम 4 से 5 दिन पहले अप्लाई किए थे और आज आए और 10 मिनट में मेरा काम हो गया। अब दस्तावेजों की जांच, बायोमेट्रिक और फोटो जैसी पूरी प्रक्रिया यहीं कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। दुमका के लोग बताते हैं कि अब डिजी लॉकर के माध्यम से दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन हो जाता है और पूरी प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है। पहले जहां महीनों लगते थे, वहीं अब कम समय में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो रही है और लोगों का समय और खर्च दोनों बच रहे हैं। पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था और क्योंकि मेरा सारा डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे है, तो हमको अलग से कोई डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करना पड़ा और सारा प्रोसेस बहुत ही स्मूथली हो गया। ये पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ पे दुमका में 2018 से खुला है। तब से पासपोर्ट बनवाना बहुत ही आसान हो गया है। पहले इसके लिए रांची जाना पड़ता था, लेकिन जब से ये खुल गया है और सारे चीज़ ऑनलाइन हो गए हैं, तो खुद से भी फॉर्म भर के सारा कुछ सबमिट करके यहाँ पे आएँ। एकदम सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ ईजिली यहाँ पे हो जाता है। जब ये सुविधा नहीं थी तो हम लोग को रांची जाना पड़ता था और अदर सिटी जाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और जब से यहाँ खुली है तो इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ काम बहुत जल्दी हो जाता है। आसान, पारदर्शी और डिजिटल पासपोर्ट सेवा आज संताल परगना के लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट। मानसून की सक्रियता और निम्न दबाव के प्रभाव की वजह से राज्य में बरखा रानी को दोहरी ताकत मिली है। रांची समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। आज के अलावा कल और 8 जुलाई को भी राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 2 दिनों की तेज बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में जलजमाव से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में सर्वाधिक करीब 67 मिलीमीटर बारिश हुई। इधर इस झमाझम बारिश की वजह से वर्षा के आंकड़ों में भी सुधार हुआ है। बारिश की कमी अब घटकर 42% रह गई है। ओडिशा में रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रथ यात्रा और ओणम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक और केरल के ओणम के लिए 100 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को किफायती और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और आने वाले समय में दक्षिण में केरलम में ओणम का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 6 जुलाई वर्ष 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले अश्वेत और साथ ही पहले भारतीय बने। वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले एशिया के पहले शख्स थे। महात्मा गांधी से पहले वो भारत के सबसे प्रमुख नेता थे। दुनिया भर में नौरोजी जातिवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी की तरह जाने जाते थे। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जिसके कारण उन्हें रूढ़िवादी पुरुषों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत में महिला शिक्षा को लेकर नौरोजी ने लोगों की राय को बदलने में मदद की।
नौरोजी की ब्रिटिश संसद में पहुंचने की महत्वाकांक्षा के पीछे भारत की गरीबी थी। दादा भाई नौरोजी 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। रांची की धरती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहाँ की प्रतिभाएं केवल सपने नहीं देखती, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत और संकल्प से विश्व पटल पर साकार भी करती हैं। प्रतिष्ठित समाज सेविका और साहित्यकार डॉक्टर मेघा रानी ने कलम से 120 मिनट में 120 पेज लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रांची की धुरवा की रहने वाली डॉक्टर मेघा रानी ने महज 120 मिनट में 120 मौलिक हस्तलिखित पेज लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वो आधिकारिक रूप से दुनिया की सबसे तेज गति से हिंदी में हस्तलेखन करने वाली महिला बन गई हैं। उन्होंने सफलता का श्रेय माता-पिता को दिया है। उन्होंने कहा कि बचपन से ही उन्हें लिखने का शौक है। ये अटेम्प्ट दिया मैंने तो उस दिन भी मुझे पता नहीं चला। मैं झारखंड के बारे में लिख रही थी, लिखते जा रही थी, मुझे नहीं पता चला कि मैंने कितना लिखा है। लिखने के बाद जब वो काउंट हुआ तो मुझे बताया गया कि मैंने 120 पेज लिखा है और टाइमिंग था 120 मिनट। मैं किस स्पीड में लिखी मुझे खुद नहीं पता कि मैंने पर मिनट पर पेज कैसे लिख लिया। खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन एक होता है ना कि जुनून होता है लिखने का, एक जुनून था कि मुझे ये वाला जीतना है, ये जो अटेम्प्ट है ना ये मुझे पाना है। बेटी की सफलता से पिता मनोहर कुमार और माता पूनम कुमारी बेहद खुश हैं। उन्होंने इसे गौरवान्वित करने वाला पल बताया। उन्होंने इस अविस्मरणीय पल को बेटी को मिठाई खिलाकर उत्सव के रूप में मनाया। वहीं छोटी बहन पहल श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें दीदी की सफलता से प्रेरणा मिली है। हमको बहुत खुशी है कि इसको मिला अवार्ड, ये अपने मेहनत पर करके लिखी, इसको मिला अवार्ड, ये हमको बहुत खुशी है इस पर। अंदर से मेरा विश्वास था कि कभी न कभी मेरी बेटी बहुत आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश है हम। मेरे को भी वो क्यूरियोसिटी आ जाता है कि हाँ हमको भी ऐसा ही मिलना चाहिए इन फ्यूचर। उसके साथ जाते हैं तो उसको जैसे मिलता है हमको भी अच्छा लगता है, हमको भी करना है। इस कारण से मोटिवेशन एक तरह से मिलता है, मोटिवेट होता है। इस ऐतिहासिक लेखन के दौरान मेघा ने झारखंड की गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत को अपने शब्दों में जीवंत किया। उनकी सफलता से परिवार के अन्य सदस्य भी बेहद खुश हैं। मामा आकाश कुमार सिन्हा और मामी आरती सिन्हा ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। मेघा घर की बेटी है, बहुत मेहनती है, अपना काम अच्छे से करती है और अभी जो रिकॉर्ड उसके नाम पे हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। हमारे घर में इनका हर दिन चर्चा होती है और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे घर में ये आगे बढ़ी है। सभी बेटियां को समान अवसर मिलना चाहिए। मेघा की यही 120 पेज की मौलिक पांडुलिपि अब पुस्तक के रूप में प्रकाशित होगी। उनकी सफलता से आस पड़ोस के लोग भी काफी खुश हैं और शुभकामनाएं देने घर पहुंच रहे हैं। देखिए मेरे लिए तो एकदम खास बेटी जैसी है वो, बहुत नज़दीक से उसको हम देख रहे हैं, बगल में रहते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो और आगे ऊपर जाएगी, तरक्की करेगी। शादी से पहले और शादी के बाद भी ये अपना लगन को बढ़ाए रखी। ये हम लोग मैरिड लाइफ जो वुमेन है उन लोग के लिए बहुत प्रेरणा का ये है। सभी आवश्यक साक्ष्यों की जांच और सत्यापन के बाद डॉक्टर मेघा रानी को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। उनकी यह सफलता अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। E20 फ्यूल के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक बहसों को वैज्ञानिकों और जानकारों ने निराधार करार दिया है। पिछले करीब एक दशक में भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए परमाणु ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। इसी तरह के प्रयासों में एक और पहल है पेट्रोल में वैज्ञानिक आधार पर एथेनॉल की ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग से न केवल विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता कम होती है, बल्कि साथ ही इससे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है और किसानों को नियमित आय का अच्छा साधन मिलता है। ऐसे में एथेनॉल को भविष्य का ईंधन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। भारत में एथेनॉल बनाने की पूरी प्रक्रिया का वैज्ञानिक आधार पर परीक्षणों के जरिए पालन होता है। एथेनॉल को फर्मेंटेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के जरिए बनाया जाता है, जिससे इसके गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। साथ ही फ्यूल एथेनॉल को डिस्टिल किया जाता है
जिससे इसमें शुगर बिल्कुल नहीं बचती। इसके अलावा एथेनॉल में कीड़ों को दूर रखने वाले डीनेचुरेंट होते हैं और पेट्रोल की गंध भी तेज होती है। वहीं एथेनॉल ब्लेंडिंग से पहले फ्यूल की क्वालिटी से जुड़े कड़े नियमों को पूरा करना जरूरी होता है। साथ ही एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर लगभग 108 RON सामान्य पेट्रोल की तुलना में काफी अधिक होता है, इसलिए इसे उच्च प्रदर्शन वाले इंटरनल कंबस्शन इंजनों के लिए एक बेहतरीन ईंधन घटक माना जाता है। उच्च ऑक्टेन संख्या के कारण एथेनॉल समय से पहले होने वाले अनियंत्रित दहन को रोकता है, जिससे इंजन अधिक सुरक्षित और सुचारू रूप से काम करता है। इसके अलावा एथेनॉल उत्पादन में बहुत अधिक पानी की जरूरत भी नहीं होती। एथेनॉल प्लांट में प्रति लीटर एथेनॉल के लिए सिर्फ 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी का इस्तेमाल होता है और आधुनिक डिस्टिलरी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम पर चलती है, जिसमें पानी को रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एथेनॉल का एक बड़ा हिस्सा अब मक्का जैसी फसलों से आ रहा है, जिसमें सिंचाई की जरूरत सीमित होती है। दूसरी तरफ एथेनॉल दूसरे जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले पर्यावरण को भी तुलनात्मक रूप से कम नुकसान पहुंचाता है। आंकड़ों के मुताबिक एथेनॉल के चलते भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब 9.3 करोड़ मीट्रिक टन की कमी दर्ज की गई है। साथ ही वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार E20 ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड और अधजले हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों में भी कमी आती है। इसके अलावा विदेशों से कच्चा तेल आयात करने के बजाय एथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते भारत पिछले करीब 12 वर्षों में 1,90,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत कर चुका है। दूसरी तरफ एथेनॉल के चलते किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का त्वरित भुगतान हुआ है। एथेनॉल की इन्हीं खूबियों के चलते दुनिया के कई देश पहले से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका में E10 स्टैंडर्ड फ्यूल बन चुका है, तो वहीं E15 का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ब्राजील में तो पेट्रोल में करीब 27% से अधिक एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है। इसके अलावा यूरोप और एशिया में और भी कई देश वर्षों से एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एथेनॉल से जुड़े इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक नजरिए से एक बेहतर विकल्प है, बल्कि पर्यावरण समेत कई सकारात्मक पहलुओं की वजह से एथेनॉल को भविष्य का ईंधन भी कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में पहुंचे इंडोनेशिया। जकार्ता में प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री ने की पर्यटन और खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा। राज्य के खेलगांव स्थित शूटिंग रेंज परिसर का किया औचक निरीक्षण, आधुनिकीकरण पर बल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर किया गया याद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कोडरमा में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेश कार्यालय में नेत्र जांच शिविर का आयोजन। और राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने थामी लोगों की रफ्तार। हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू में आज कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना।